हेलो फ्रेंड्स, अगर देखो मार्केट वापस गिर गया और रीज़न क्या था? वही प्रॉफिट बुकिंग और एफआईआई सेलिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं ना। अभी वापस हम लोग 23,000 लेवल पे खड़े। 23,000 लेवल पे, यानी कहते हैं ना कि 23,000 के नीचे जाएगा तो वापस एक शॉर्ट टर्म नो डाउन साइड रैली और स्टार्ट हो सकती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है मार्केट में? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो, चलो एफआईआई सेलिंग वो सब तो हो रहा है, लेकिन अर्निंग सीजन सही में ख़राब आ रही है। अगर आप कुछ कल के भी रिजल्ट देखो तो इतने कुछ खास नहीं थे। हाँ, आज कुछ आईटी स्टॉक्स ने और उन्होंने बचा लिया। लेकिन कल जैसे मैंने साइंट का देखा, फिर अब इंटर आई थिंक मैं अभी जब बना रहा हूँ उससे पहले इंटरग्लोब एविएशन का भी रिजल्ट आ गया है, तो वो भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसके वजह से प्रॉब्लम चल रही। तो ऐसे दौरान करना क्या चाहिए, क्योंकि सबके यही क्वेश्चन होता है कि इस टाइम पे कि हम किस टाइप के स्टॉक्स ले, और आज उसी पे ज़्यादा थोड़ी डिटेल में बात होगी। आज मेरा लैपटॉप नहीं है, ये मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट एबल टू टेक योर क्वेश्चन आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। एक बार मेरा आई थिंक थोड़ा रिपेयरिंग में गया है, तो लेकिन एक बार आ जाता है मेरा लैपटॉप, फिर आई विल टेक योर क्वेश्चन आंसर। सो टॉकिंग अबाउट अगेन कि क्या किस तरह के स्टॉक्स हमें बाय करने चाहिए इस टाइम पे, तो वैल्यू या ग्रोथ स्टॉक्स, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। और मोमेंटम स्टॉक्स बाइंग करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखो क्या हालत हुई है अभी, कि अभी जो मोमेंटम जो बाइस थे वो काफ़ी नीचे गिर रहे हैं, और उसका एक सिंपल रीज़न है कि उनके पी रेशियो, या तो अगर आप उसके प्राइस टू बुक वैल्यू, बैंकिंग और वो सब सेक्टर देख रहे हो तो प्राइस टू बुक वैल्यू वो सब काफ़ी बढ़ गए थे। ओके, ईवी बाई ईबिटा अगर आप कैपिटल गुड्स में जाके देख रहे हो, रिलेटिव सेक्टर होते हैं, हर एक सेक्टर के स्पेसिफिक सेक्टर रेशियोज होते हैं। तो अगर वो देखे ना तो वो सब बहुत बढ़ गए थे, जो अभी करेक्ट हो रहे। क्यों करेक्ट हो रहे? क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। अभी एक चीज़ समझो आप कि गिरते हुए मार्केट में सब गिरता है ना। अमर अकबर एंथनी सब गिरेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये स्टॉक नहीं गिरेगा वो स्टॉक नहीं गिरेगा, गिरेंगे तो सब गिरेंगे। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मल्टीपल जो मिला था हर एक स्टॉक को, वो किस लिए मिला था? क्योंकि उन लोग परफॉर्म कर रहे थे, उनके रिजल्ट्स आ रहे थे ओवरऑल। लेकिन जब आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है तो सब गिरते। तो इसमें सेफ्टी कहाँ बचती है? सेफ्टी वहीं बचती है जहाँ वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। तो इस टाइम पे ना वैल्यू स्टॉक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो डीप करेक्शन ऑलरेडी हो चुके होते हैं 40-50%, वहाँ से करेक्शन ज़्यादा के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो स्टॉक अपने टॉप से मे बी 5-10% ही गिरा हो या टॉप पे हो, वो उनके गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोग भी जब आप इन्वेस्ट करें तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कौन से सेक्टर में क्या है और कितना ऑलरेडी वो स्टॉक गिर चुका है और रिलेटिव रिजल्ट कैसा है। क्योंकि धुलाई पुताई बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है जिन स्टॉक के रिजल्ट नहीं आ रहे। जैसे आज की मैं बात करूं, साइंट वॉज एन एक्सीडेंट ऑफ द डे, 25% गिरी है सडनली। और क्या यानी कहते हैं ना, मैं भी ये स्टॉक को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था। क्या कमेंट्री दी है, यानी पूरा नेगेटिव में ही कमेंट्री गई है, नेगेटिव गाइडेंस दिया है। तो उस सिनारियो में आपका स्टॉक बचेगा कैसे? आपका स्टॉक गिरना ही था इतना। और यही होता है कि जब मैनेजमेंट, और उनका सीईओ भी रिजाइन हो गया, तो यही होता है कि जब मैनेजमेंट में चेंजेस होते हैं और सडनली इट इट टेक टेक शेयर होल्डर्स इनटू सरप्राइज। सेम वे आगे भी काफ़ी काफ़ी कंपनीज में हुआ है, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प में भी हुआ था। आगे की कुछ कंपनीज में जैसे काफ़ी सारे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उनमें भी काफ़ी सारी कंपनीज में सडनली मैनेजमेंट चेंज होता है, और वो चेंज होने का रीज़न यही होता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया होता है। देखिए ये सब इंटरलिंक होता है, ऐसा कुछ तुरंत ही नहीं होता है। और लेकिन जब ये चेंजेस आते हैं ना, तो ये रिकवरी मोड है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब देखो गलती सब करते हैं, कोई कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरा स्टॉक तो अजय, हमारा स्टॉक तो गिर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब इस तरह का मार्केट होता है ना, सब गिरते हैं। लेकिन इस तरह के मार्केट में थोड़े वैल्यू पिकिंग में ज़्यादा जाओ। रीज़न मैं बोलता हूँ कि हमें पता नहीं कि बॉटम क्या है, यहाँ से ज़्यादा गिर सकता है, गिर सकता है, क्योंकि रिजल्ट सीजन खराब ही रहेगा तो गिर सकता है। Q3 तो खराब हो ही रहा है, Q4 कैसा आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए, इट्स नॉट गिविंग यू कॉन्फिडेंस। तो यहाँ जाके और 300-500-1000 पॉइंट हो गए, क्या होगा हमें पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल देखोगे तो ये जो स्टॉक्स अभी आप लोगे वो आपके लिए बेटर रहेंगे। मोमेंटम प्लीज़ मत बाय करो। जो मोमेंटम स्टॉक्स थे, जैसे
कह सकते कि रेलवे में देख लो, डिफेंस में देख लो, या रिन्यूएबल्स की तो बैंड बजा दी ट्रम्प साहब ने, यानी कैसे पूरा बुगल ही बजा दिया उनका। क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो बोल दिया कि भाई मुझे तो रिन्यूअल पे विश्वास ही नहीं है, मैं तो कोई ग्रीन पॉलिसी में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करूँगा, पेरिस का जो एग्रीमेंट है स्क्रैप कर दो। उसके वजह से आप देखो ये वाड़ी, फिर अपना प्रीमियम एनर्जीज एंड ऑल दैट नो किस तरह से गिर रहे हैं, बहुत 30-40% गिर रहे हैं। तो यही होता है ना, जब एक ट्रेंड होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग जैसे वाड़ी का काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये रिन्यूएबल सेक्टर इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटेड। ऊपर से जो अदानी का केस हुआ था वो भी रिन्यूअल सेक्टर में हुआ था, तो वो सेक्टर में तो कहते हैं ना हालत ख़राब हो गई है। लेकिन आप समझो, अगर उस सेक्टर में अगर प्रॉब्लम आती है आगे जाके, तो ये जो कंपनी, जो बैंक्स होती है और वो सब जो इनको लोन प्रोवाइड करती है, उनका क्या होगा? करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोन वोन देते हैं आप लोग, और अगर आप उस पर कह सकते हैं कि ओवरऑल उसमें अगर आपकी रिकवरी प्रॉपरली साइकिल घूमती नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे जाके इन लोगों को जिसने लोन दिया है तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, कॉन्ट्रैक्ट सही मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल द सिनेरियो इज लुक लाइक नो कि अभी थोड़ा तो प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉब्लम दिख रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में। सो ऐसे सेक्टर से थोड़ा दूर रहो। आपको पता नहीं है कि बॉटम कहाँ बनेगा। 40% डाउन द लाइन, 50% के नीचे, यानी टॉप से 50% नीचे बॉटम होगा, मुझे आपको पता नहीं है, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे हम लोग रेलवे इंडस्ट्री की बात करें, सभी जो इरकॉन है या IRFC, इनके नो डाउट सॉलिड मोट है, इनके पास मैक्सिमम वो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और एक टाइप के मोनोपोली स्टॉक्स है। लेकिन जो स्टॉक पी आपके 6-7 के थे, अभी वो 25-30-40 पे पी मिलते हैं, तो बट ऑब्वियसली वहाँ प्रॉब्लम आएगी। ये सब मैं आज क्यों डिस्कस आपको कर रहा हूँ। अब देखो, आप बोलोगे तपन ये सब हाइंडसाइट में देख के बहुत ठीक है, ये सब समझ जाते, लेकिन नहीं, ये चीज़ें हमें तब समझ आ, ऑफ कोर्स अभी तो समझ आते क्योंकि मार्केट गिरा है, लेकिन ये समझना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हम लोग ये गलतियाँ ना करें। ठीक है, हाँ, जब रेलवे ट्रेन था तो सब रेलवे में कूद रहे थे, सब सही है, लेकिन अभी थमा है। तो ऐसा नहीं बोलो कि रेलवे सेक्टर वापस ऊपर नहीं जा सके, जा सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। रिन्यूएबल सेक्टर विल टेक सम टाइम। ओके। और जो कंपनीज गाइस, डिफेंस में भी सेम है, काफ़ी सारे कोचिंग शिप है, वो सब 40-50% कम हो गए, लेकिन वापस रिकवरी आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको किस तरह के स्टॉक लेना, आपको इस तरह के स्टॉक लेने जिनकी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी हो, आगे जाके जिनका रेवेन्यू दिख रहा है। अगर मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो भाई टाटा बाय बाय कर दो, एज सिंपल एज दैट। अगर मैनेजमेंट ही बोलेगा भी मेरे से नहीं होगा, तो फिर हम कौन है थे बोलने कि भाई तेरे से होगा, तेरे से होगा, ऐसे नहीं करना है। समझो क्या चीज़ प्रॉब्लम है और निकल जाओ, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे साइंट में आज बोल ही दिया ना मैंने, क्यों मार्केट इतना गिरा, क्यों साइंट इतना गिरा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा ग्रोथ आएगा। अब साला मैनेजमेंट ही बोल रहा है तो हम कौन होते बोलने वाले कि आप ग्रो करोगे। तो ये चीज़ आपको पकड़नी है। और देखो, हो सकता है कि ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक हो जहाँ मैनेजमेंट ने हाथ करे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम फिर टाइम पे निकलते नहीं हैं। क्योंकि देखो, आप समझो मार्केट गिरा है, जब मार्केट रिकवर होगा तो काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ से रिकवर हो गए, और अगर आप सही अच्छे स्टॉक में होगे तो 20-30% का रिकवरी ऐसे ही आ जाएगा। तो आपने जो स्टॉक जो लिया हो उसमें अगर आप 30% लॉस में भी निकल रहे हो क्योंकि मैनेजमेंट बोल रहा है या प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, और वॉट एवर द केस में भी, वो रिकवर होगा किसी और जगह पे। उस तरह का माइंडसेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। लर्न टू बुक लॉसेस गाइस, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ जब भी हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई निकलना है तो निकलना है, फिर टेंशन मत लो, समझ लो अपनी गलती को, मान लो भाई हो गई गलती, अब दूसरे स्टॉक में चले जाओ, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, नो वन इज गॉड हियर। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना कि बुकिंग अ लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ कोई किसी ने किसी से शादी नहीं की है, जो मैंने देखता हूँ वो नॉर्मली लॉस बुक नहीं करते।
कितनी बार मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि हम लोग ने, जैसे हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, बाय द वे गाइस, ये 26 जनवरी को हमारा एक बड़ा वेबिनार होने वाला है जहाँ हम एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। तो अगर आप चाहे तो प्लीज़ अटेंड कीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा ऑफर वहाँ होगा। तो हमने लिंक दी होगी वो नीचे, तो उसको ज़रूर क्लिक करके अटेंड करना। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ना, काफ़ी क्लाइंट्स क्या होता है कि 40-50% डाउन होता है स्टॉक, ओके। और कभी मैं पोर्टफोलियो रिव्यू भी करता हूँ, तो तब मैं बोलता हूँ कि भाई ये निकल जाओ, तो क्या हाँ सर थोड़ा ऊपर आने दो, 10-15-20% ऊपर आने दो, तब निकलेंगे। वो 10-15%, 20 ऊपर नहीं आता है, वो 15-20% नीचे चला जाता है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप स्टॉक बाय करो गाइस, बाय एट अ हाई, यानी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होते हैं जो ऊपर प्रॉफिटेबल्स की वजह से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे स्टॉक बाय करो। यानी ऊपर बाय करो, एवरेज करना है तो ऊपर बाय एवरेज करो, क्योंकि ये स्टॉक ही आगे जाके आपको बड़ा पैसा कमा के देंगे। लूज़र को कितना भी एवरेज करोगे, आपके लिए कोई फ़ायदा रूप नहीं रहेगा। आप बोलोगे तो अपने इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? भाई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये जब मार्केट ऐसी हालत है अभी कि भाई ये बोलना पड़ता है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर यू शुड नो दिस। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि आंखें बंद कर देते हैं काफ़ी टाइम। और देखो ये जब मार्केट गिरा होता है ना, तो एक तरह से एक समय भी होता है कि आप शफल कर लो। जो अच्छे बुरे स्टॉक है, समझ लो आपको 40% नीचे चले गए आपका कोई स्टॉक जो बुरा है, यानी आपको पता है कि इसमें कोई दम नहीं है, 40-50% डाउन, उसको बेच के जो कोई स्टॉक अच्छा है जो आपको 30% नीचे मिल रहा है ना, आई नो 10% का आप आर्बिट्रेज खेल रहे हो कि भाई यहाँ मैं 40% का लॉस बुक कर रहा हूँ, वहाँ 30% नीचे मिल रहा है, कोई बात नहीं, ले लो। क्योंकि वो 30% वाला जंप बहुत जल्दी करेगा अपने टॉप पे जब भी मार्केट रिकवर होगा। लेकिन ये जो स्टॉक आपका है ना, वो मे भी 5-10% ऊपर जाके रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ये अगर आप ये समझ पाओ और वो आप डिसीजन ले पाओ ना गाइस, बिलीव मी, आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में होंगे। और आप फिर वो सोचोगे जब, क्योंकि जब ये रैली आती है ना, जब एक बाउंस बैक आता है, जैसे हमारे लिए एक बड़ा बाउंस बैक आ सकता है, तो ये बजट है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को अगर बजट में कुछ भी अच्छा आ गया, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर ली, या तो कोई टैक्स रिडक्शन आ गया, या ऐसा कुछ आ गया, या फिजिकल डेफिसिट बढ़ाने की बात कर ली, बिलीव मी एक बड़ा ट्रिगर होगा ऊपर के साइड। और वो ट्रिगर में वो फ़ायदा ये होगा कि आपने जो भी स्टॉक में डाला होगा, जो अच्छे स्टॉक में डाला, वो तुरंत ही रिकवर मान लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि इस टाइम पे आपको अगर शफलिंग करना है, जो स्टॉक नहीं चल रहा है और जो अच्छा स्टॉक आपको 30-40% नीचे मिल रहा है ना, बिंदास जाके बाय कर लो। देखो ये कि मार्केट ऐसा नहीं कि गिरा हुआ रहेगा, रिकवर होगी, कब होगी पता नहीं है, मे बी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल टू जून, मे बी अप्रैल टू जनवरी टू मार्च रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। अगर ये वॉश आउट रहा रिजल्ट, तो अपना दूसरा एक होगा, या तो बजट, या तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि जनवरी का मार्च का जो रिजल्ट आएगा अप्रैल में वो कैसे आता है, वो फोर्थ क्वार्टर का, वो शायद यहाँ से ठीक होगा। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी मच मच बेटर, ओके। तो वहाँ है कि थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन जिस तरह से जा रहे हैं कि ये ईयर इतना अच्छा नहीं लग रहा है 2025, ऊपर से ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ है, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो टैरिफ पे वो कहते हैं ना, सीट पे कूद कूद के बोल रहे हैं कि भाई मैं तो टैरिफ लगा दूंगा, मैक्सिको पे 25%, चाइना पे 10%। पता नहीं अगर इतने टैरिफ लगाएंगे तो भाई आपका इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा क्या? क्योंकि इन्फ्लेशन किस लिए ऊपर जाएगा? क्योंकि देखो अगर आप किसी पे टैरिफ लगाते हो, ठीक है, तो जैसे समझ लो चाइना पे आपने टैरिफ लगा दिया, तो चाइना के प्रोडक्ट यूएस में कम आएंगे। अगर चाइना के प्रोडक्ट यूएस में कम आएंगे तो आप लोकल प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, लोकल प्रोडक्ट तो महंगे होंगे चाइना से। तो जैसे आपने लोकल महंगे प्रोडक्ट लेना बाय कर दिया, या तो जो कंपनीज है उन्होंने रॉ मटेरियल की तरह लोकल रॉ मटेरियल लेना लूज किया, जो चाइना और कहीं से जहाँ से सस्ते में मिल रहा है, तो क्या होगा, अपने आप आपका इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो उसके वजह से वापस फेड को दिक्कत आएगी। तो उसके सामने तो यही है कि किस तरह से अगर आप बोलते हो कि मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा, मैं ये करूँगा तो उससे फ़ायदा होगा, मुझे पता नहीं है कैसे होगा।
दूसरी एक चीज़ आपको समझनी है कि बेसिकली टर्म्स आप बोले कि भाई इन्फ्लेशन कम करना है, तो इसके लिए वो क्रूड ऑयल की जो बात करें ना, खुद के ही प्रोडक्शन करेंगे और वो एनर्जी पे जो भी रिस्ट्रिक्शन वो हटा दिया है ये सब, कि वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि रातों रात नहीं, जैसे अभी भी 76 77 चल रहा है, लेकिन हाँ क्रूड ऑयल ऊपर नीचे नीचे आता है तो वो एक बड़ी पॉजिटिव होगी, ना केवल यूएसए के लिए बल्कि अपने लिए भी बड़ी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम लोग 90% तो इम्पोर्टर है, करेक्ट। तो उस तरह से भी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा ये कि नो वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर बैक ऑफिस काम जो ये सब आईटी इंडस्ट्री है उनमें भी काफ़ी हद तक नो सप्लाई हो सकती है, तो वो भी होगा। चाइना थोड़ा कंट्रोल में रहेगा अगर टैक्सेस लगा, लेकिन ओवरऑल उनकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और ब्रिक्स के सामने उनका रवैया इतना कुछ ठीक नहीं है। तो ये सब बातें देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नो ज़्यादा कुछ यूएस मार्केट स्ट्रांग रहेगा, लेकिन हम तो वीक ही रहेंगे। और यूएसडी आईएनआर जब तक यूएसडी स्ट्रांग होगा हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि एफआई को वहीं मार पड़ रही है। तो और ओवर द ऑल द अदर कंट्रीज ऑल्सो मच मोर डिपेंडिंग ऑन द यूएसए कि किस तरह की पॉलिसी अभी होगी। तो ये सब पॉइंट की वजह से ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई ये मार्केट थोड़ा स्टेगनेंसी की तरफ जा रहा है और थोड़ा नीचे के लेवल पे जा रहा है। लेट्स होप रिमेनिंग बजट रिमेनिंग रिजल्ट जो है ना वो कुछ ठीक ठाक आए, तो ही नो एक तरह से कहते हैं ना कि रिलीफ होगा, नहीं तो और यहाँ से धुलाई पुटाई चालू रहेगी। देखो ये जब चालू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है, और यही चीज़ अभी यहाँ हो रही है। तो कीप दिस इन माइंड गाइस। लेकिन जैसे मैंने बोला वैल्यू स्टॉक्स आप देख सकते हो, इवन ऑनेस्टली हम भी जब अभी बाइंग कर रहे हैं ना तो हम लोग काफ़ी हद तक वैल्यू स्टॉक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम में बाई तो कर लेते हैं लेकिन फंस भी जाते हैं। इसलिए हम लोग ने काफ़ी हद तक मोमेंटम बाइंग कभी की नहीं है, हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन हम लोग देते नहीं हैं, बट यस दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और ये 26 जनवरी को मिल रहे हैं, उसके लिए मैंने लिंक नीचे दी है, डू नो रजिस्टर फॉर दैट। ओके, तो आई विल सी यू सून टुमारो, बाय बाय।